तो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? स्वस्थ हो? तंदुरुस्त हो भाई? बताओ। चलिए भाई, सभी लोग लाइव हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ। जल्दी आ जाइए भाई। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो स्क्वायर तक पढ़ा था, और इस क्लास में हमें आगे पढ़ना है रेक्टेंगल भी, फिर पैरेललोग्राम भी, और तमाम तरह की सारी बातें। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है, चलो, जिनका भी भाई जन्मदिन है आज, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत नाम कमाइए, ठीक है, बहुत पैसा भी कमाइए। चलो, आ जाओ दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे के सवालों को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में बात हुई है। रेक्टेंगल होता है क्या, आयत क्या होता है? तो यानी एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, और जो एंगल होता है वो हमारा कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल ऑफ द वर्टिसेस आर राइट। मतलब स्क्वायर में और इसमें यहाँ पर यही फर्क है कि जब आप स्क्वायर बनाते हो तो वो पूरी तरीके से चारों साइड से बराबर होता है, लेकिन आप अगर इसी को खींच दोगे ना, तो ये स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पर ये लेंथ होता है तो ये भी लेंथ होता है, और ये ब्रेथ होता है तो बस ये ब्रेथ होता है। आप ये मान करके चलो। जैसे स्क्वायर में यहाँ पर चारों एंगल 90 के होते थे, तो इसमें भी चारों एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे। जैसे स्क्वायर में दोनों डायगोनल हमारा बराबर होता था, तो इसमें भी दोनों डायगोनल बराबर होगा। लेकिन स्क्वायर में जो डायगोनल होते थे वो 90 पर काटते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। स्क्वायर कोई भी 90 पर नहीं काटेगा। ठीक है, ऐसे आसान भाषा में आप ये याद करके ज़रूर चल सकते हैं कि सर 90 डिग्री पर स्क्वायर के डायगोनल उन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स में काटते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर है तभी 90 डिग्री पर कट होगा, नहीं तो उसके बाद 90 पर कट नहीं होगा। हो सकता है दोस्त यहाँ पर कि जैसे ये वाला एंगल आपका अगर मान लीजिए 60 हो गया, तो ये वाला हो सकता है कि 120 हो जाए। इस तरीके से करके, मतलब समझ गए बात को लेकर के, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 का सम चाहिए, तो अगर आपने इसको 60 बना दिया तो हो सकता है कि ये 120 बन जाए। ये 60 है तो अपोजिट में ये भी 60 होगा, और यहाँ पर ये 120 होगा। इस तरीके से मेरे भाई चीज़ें हमारी चेंज हो रही होती हैं और इस तरीके से बदलती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो टुकड़े हैं ये बराबर होंगे जैसे स्क्वायर में होता था, और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा, ये भी होता था। बट एंगल बीच में 90 में काटेंगे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में दे करके चलना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है एक स्क्वायर में यानी वर्ग में, और एक रेक्टेंगल यानी आयत में। ठीक है, अब उसके ऊपर में क्वेश्चंस हमारे किस तरीके से बनते हैं और क्या बनते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन एक बार सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी। ये वाली भुजा इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये वाली भुजा इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बराबर बराबर भागों में, लेकिन नॉट एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया, जैसे हम छोटी छोटी बातों को जानते हैं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, तो आइए यहाँ पर छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। ये जो रेक्टेंगल होता है तो लंबी वाली भुजा को एल कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए ये हमारी लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई, ब्रेथ हो गई। तो ये जो होता है इसे हम डायगोनल यानी यहाँ पर कितना बोलेंगे, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके अगर ये एल है और अगर ये बी है, तो ये पूरा पूरा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डायगोनल को हमने क्या लिखा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर आपको रूट लगा देना चाहिए, तो ये आपका निकल करके चलाएगा कि डायगोनल जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने के बराबर होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर जोड़ करके क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। तो अगर आपको कभी भी डायगोनल निकालना है तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ करके रूट कर दीजिए, तो वो क्या निकल करके चलाएगा, तो डायगोनल। तो हमें कितनी सारी बातें जाननी होती है वो देखो। तो सबसे पहली जो बात होती है वो होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को जोड़ दीजिए। परिमाप का मतलब ये बाउंड्री होता है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री होता है कि अगर मैं एक रस्सी ला करके और यहाँ पर इसकी घेराबंदी करूँ तो वो रस्सी की लंबाई कितनी होगी। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होता है, और ये बी है तो ये भी बी होता है, यानी 2 बार एल 2 बार बी। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 2 बार एल प्लस बी यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद में अगर कभी एरिया निकालना है, एरिया का मतलब यहाँ पर ये पूरा संपूर्ण चारों भाग, एरिया का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा चारों भाग हो जाता है। तो ये एरिया को निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुना करिए तो आपकी एरिया निकल करके चली आएगी। उसके बाद में इसे हम कहते हैं डायगोनल और ये विकर्ण होता है हमारा। और जब भी डायगोनल निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर एल का स्क्वायर जमा कितना हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 3 बातें मुख्यतः आपकी हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर और क्या क्या बातें हैं वो भी थोड़ा जो है हम सारी बातों को समझते चलेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने स्क्वायर में पढ़ा था, और स्क्वायर में क्या पढ़ा था कि अगर कोई पी नाम का पॉइंट है, पी से हम ए लेकर आते हैं, पी से हम बी लेकर आते हैं, पी से हम सी लेकर आते हैं और पी से हम डी लेकर के आते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा था पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर होगा पी बी के स्क्वायर प्लस पी डी के स्क्वायर के। और ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त में मैंने अच्छे से आपको ये बात समझाया था कि ये प्रॉपर्टी आपका दोनों जगह पर अप्लाई होता है, रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी, आयत में भी और वर्ग में भी। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में देकर के चलनी है। तो उसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, जरा बनाइए। तो बोला गया हमारे सामने कि देखो यहाँ पर एक पॉइंट पी है किसी भी रेक्टेंगल यानी आयत के अंदर में। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं देयर इज अ पॉइंट पी इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ये हमारा हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यहाँ पर ये डी हो गया। एक पी नाम का पॉइंट है। और इस तरीके से कि ये जो हो गया पी ए हो गया, पी बी हो गया, पी सी हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर कितना हो गया, तो पी डी हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो पी ए की वैल्यू हमारी 4 है, पी डी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5 है, पी डी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो मेरे भाई 8 है, और पी सी का मान हमारा कितना है, तो x है। तो मैंने जैसे आपसे यहाँ पर क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि ये वही वाली प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने स्क्वायर यानी वर्ग में पढ़ रखा है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर और कितने का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, और ये बराबर होगा किसके, तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के, यानी 8 के स्क्वायर में कितना जोड़ोगे, तो 5 के स्क्वायर को जोड़ दोगे। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे x का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बोलेंगे सर ये 64 और 25, 64 और 25 हमारा कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 64 और 25 जो हो जाएगा वो मेरे भाई आपका 89 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए सर 64 और 25 89 हो चुका है। 4 का स्क्वायर हमारा ले जाकर के इसे 16 घटा देना है, इसका रूट करेंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 73 है, तो 73 का रूट करो तो कितना हो जाएगा, रूट 73 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। तो ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में 17 नंबर सवाल में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 17 नंबर में कहा गया कि क्यू एक पॉइंट है जो कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर में है। तो यहाँ पर जैसे हमारे सामने ये हो गया हमारा ए बी सी डी करके, और ये ए बी सी डी मेरे भाई एक आयत का काम कर रहा है कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। तो बिंदु क्यू आयत के अंदर कोई बिंदु है, तो चलिए मान लेते हैं क्यू नाम की बिंदु दोस्तों यहाँ के ऊपर में। सवाल में हमसे कहा गया क्यू से अगर तुम ए का माप लोगे तो 3 निकल करके आएगा, क्यू से मेरे भाई यहाँ पर बी तक का माप लोगे, क्यू से ए का माप लोगे तो इतना हो जाएगा, यहीं क्यू से तुम बी तक का माप लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहीं क्यू से तुम सी तक का माप लोगे तो भाई 5 हो जाएगा, और यहीं क्यू से डी तक का माप लोगे तो x हो जाएगा। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ये बराबर होगा इनके स्क्वायर के सम के, यानी 4 का स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, x के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 यानी 34 होता है। तो ये 25 में 9 अगर हम जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पर आकर के माइनस कर देगा। कुल मिलाकर के यहाँ 34 में से 16 घटा देंगे तो 18 है, और 18 का जब हम रूट करेंगे यहाँ पर तो हमें कितना मिलने वाला है, ये देखो 16 मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा 18, लेकिन 18 3 3 9 दूनी 18, ये तो 3√2 आने वाला है। तो क्वेश्चन में हमसे क्यू डी का मान पूछा गया, क्यू डी का मान कितना होगा, फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्यू से लेकर के ए का मान इतना है, क्यू बी का मान हमारा 4 है, क्यू सी का मान हमारा 5 है, क्यू डी का मान हमसे पूछा है 3 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो इतना 25 और 9 34 हो गया, 34 में से 16 गया, तो ये हमारा दोस्तों 18 आना है। 18 हमारा एक्स स्क्वायर का मान है, तो कुछ नहीं मेरे भाई, जब रूट करेंगे तो ये हमारा 3√2 होगा, और इसका रूट करेंगे तो x होगा। ऑप्शन हमारा गलत है, और यहाँ पर 3√2 होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 3√2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, आ जाइए चलिए।
पार्थाजीत कहते हैं 15 नंबर में इनका थोड़ा दिखाई, 15 नंबर में OF एंड यहाँ पर जो है GC का रेशियो 1 और √2 पहले से ही निकल गया, तो ट्रू वैल्यू किसके लिए निकाला? भाई आपका पता नहीं कमेंट में आप क्या कह रहे हो, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, थोड़ा क्लियर तरीके से पूछोगे तो ज़्यादा बढ़िया से हम बता पाएंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। अगला सवाल में आपके सामने ये बोला गया कि देखो आपके सामने ये एक रेक्टेंगल है और ये पहला विकर्ण AC और दूसरा मेरे भाई BD है, जो कहाँ पर मिलते हैं? ऊपर मिलते हैं। सवाल में दोस्तों हमसे ये कहा गया A से लेकर के O तक का मान 3x - 8 है और B से लेकर के O तक का मान x + 2 है, तो ये मेरे भाई x का मान कितना है? मैं आपको पहले ये बात बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि देखिए जब भी क्या होता है, कोई भी आप आयत बनाते हो तो उसके अगर मान लीजिए डायगोनल होते हैं तो ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर हैं और ये टुकड़े आपस में बराबर है, या यूँ कह लीजिए सर ये चारों के चारों टुकड़े हमारे क्या होंगे? तो चारों के चारों टुकड़े हमारे बराबर होंगे। तो अगर चारों के चारों टुकड़े हमारे बराबर होंगे तो हम इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, और अगर हम इन्हें आपस में बराबर करेंगे तो हम ये बोलेंगे 3x - 8 जो होगा वो हमारा x + 2 से बराबर होगा। अब अगर आप देखोगे 3x में से आपने x घटा दिया तो ये आपका 2x आ जाना है, और ये 8 उधर जा करके जुड़ जाएगा तो 10 हो जाना है। x का मान हमारा कितना आएगा? 5। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। अरजीत जे भैया दोबारा वीडियो देख लो, 15 नंबर क्वेश्चन में अगर डाउट है तो बहुत ही अच्छे तरीके से 15 मिनट दे करके मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब दोबारा उसके ऊपर में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आइए चलिए अब अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का 1 नंबर और 2 नंबर वीडियो कहाँ पर है? एप्लीकेशन में ही है, चेक करिए सर एक बार आप चेक करिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2:7 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, तो हमारा एरिया कितना होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए एक आयत है आपके पास में, और कि यदि किसी आयत के लंबाई का, ये हमारा क्या है? तो लंबाई है, और ये हमारा क्या है? तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर ये लंबाई है और ये हमारा पेरीमीटर है, पूरा का पूरा परिमाप है। उसके बाद में इसकी विकर्ण की लंबाई को 20 बताया गया कि ये 20 हमारा है, तो बता दीजिए क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमने कहा देखो सर ये जो लेंथ है, ये हमारा लेंथ कितना है? तो ऐसे मान करके चलो कि ये हमारा 2x है भाई, और ये पूरा पूरा कितना है? तो 7x है। ठीक है, अब लेंथ हमारा क्या होता है? तो ये होता है, इसे हम कितना बोलेंगे? 2x। अगर ये 2x है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 हो गया, 2 4 हो गया, कितना और बच गया हमारे पास में? पेरीमीटर का मतलब होता है चारों को अगर हम जोड़ दे तो वो परिमाप कहलाता है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, हम चारों को जोड़ देंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 4 है, बच गया मेरे पास में 3, तो 3 का आधा इसके पास में होगा, 3 का आधा इसके पास में होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या आप एक और काम कर सकते हैं कि इस रेशियो को थोड़ा आप डबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने, एग्जामिनर ने आपको 2:7 दे रखा है, आप मेरे भाई 2 और 7 को आप यहाँ पर 2 से गुना कर दोगे ना, तो ये 2 और 7 ना होकर के 4 और 14 भी हो जाएगा, तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सर ये 4 हो गया और मान लीजिए यहाँ पर ये 14 हो गया, या ऐसे कह लीजिए कि सर इन्होंने जो है 4 और 14 दिया हुआ था कि 4 और 14 का रेशियो है। देखो मैं इसे 20 और 70 भी मान सकता हूँ, मैं 200 और 700 भी मान सकता हूँ, मैं दोनों को 2 से गुना करके भी, क्योंकि बाद में 2 से काटेंगे ना तो 2 से ये 2 बार में कटेगा और 2 से ये 7 बार में कटेगा। मैं इसे यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई करके 6 और 21 मान सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने क्यों मल्टीप्लाई किया? तो जो बाद में कमेंट करने वाले हैं कि सर क्यों मल्टीप्लाई किया, इसीलिए ताकि डेसिमल का कोई चक्कर ना बने, दशमलव में मानना है, नहीं तो फिर वहां पाइथागोरस लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो जैसे मैंने लंबाई को 4x कहा, तो ये मेरे सामने 4x हो गया और ये मेरे सामने 4x हो गया, तो यहाँ पर 14 में से 4 और 4 8 घटा दीजिए, 6 बच चुका है। अब 6 जो बचा होगा ना, तो वो 6 में से यहाँ पर 3x जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा? 3x जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डबल नहीं करता तो ये 2 होता, ये 2 होता और ये 1.5 होता और 1.5 होता, और 1.5 और 4 में पाइथागोरस लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, बहुत ही ज़्यादा गंदा काम हो जाता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने तुरंत 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा कोई डेसिमल ना बने। अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 और 4 हमारा 8 हो चुका है, 14 में से 8 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 6 में 3 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा। अब उसके बाद में
ऐसा तो है नहीं कि आप 3 और 4 का ट्रिपलेट नहीं जानते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर 3 है और अगर ये 4 है तो ये मेरे भाई कितना होगा, तो 5 होगा। अब बोलोगे सर ये 5x कैसे हो गया, तो भाई हम कई बार पढ़ा भी रखे हैं आपको। यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेनस निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर करो यहाँ पर, तो 3x का तुम होल स्क्वायर करो, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करो तो 4x का होल स्क्वायर करो, तो पता चलेगा सर ये 16 और 9 25 बना रहा है, 25 का रूट करेंगे तो 5 आ रहा है। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन में ये देखो कि किसकी वैल्यू तुम्हें दी है, तो बोलोगे डायगोनल की वैल्यू 20 दिया है। डायगोनल कौन सा है, तो यही वाला वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, तो 20। तो 5x का मान अगर मान लीजिए 20 दे रखा है, तो x का मान हमारे सामने कितना होगा, तो 4 होगा। और अगर x का सामने मेरे भाई वैल्यू 4 होगा, तो एरिया की बात करते हैं, तो एरिया कितना होगा, तो 4 × 4 हमारा 16 हो जाएगा, और 4 × 3 हमारा 12 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 दूना 32 और ये हमारा 192, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो वहां पर सिर्फ रेशियो के डबल करने से दशमलव को हम स्किप कर पाए, और स्किप कर पाए तो हम अपने ट्रिपलेट बना पाए, और ट्रिपलेट बना पाए तो हम अपने सवाल का उत्तर लेकर के आ पाए। यहाँ क्लियर हो गया ये बात। आज ये चलिए क्लास में सभी लोग टाइम पर आया करिए, अपने मन के मालिक मत हुआ करिए कि जब मर्जी हुआ तब क्लास में आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, टाइम पर आइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD में यहाँ पर क्या बोला गया, तो कहा गया देखो अगला सवाल पे यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि किसी आयत ABCD में ये हमारा A हो चुका है, यहाँ पर हमारा ये B हो चुका है, और यहाँ पर ये C हो चुका है, और यहाँ पर ये D हो चुका है। तो किसी आयत ABCD में AB का मान हमारे सामने कितना है, तो AB का मान हमारा 6 है, DA का मान कितना है, तो 12। अक्सर में ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा है इनका, ठीक है। आयत ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदुओं में बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ये हो गया, 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 और यहाँ पर अगर हम इनके मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद में जो भी आपका यहाँ पर बनेगा क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया कितना होगा। मैंने आपको कल एक बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई थी, और मैंने आपको क्लियर भी किया था कि सुनो, एक बात को हमेशा जीवन में याद रखना कि चाहे जैसे आप स्क्वायर बना रहे हो, आप यहाँ पर देखो क्या बना दिया आपने, तो बोलोगे गुरुजी स्क्वायर बना दिया। सेम तरीके से अब यहाँ पर देखो आपने स्क्वायर बनाया, या फिर आप आगे चल के भविष्य में कोई रेक्टेंगल बनाते हो, आप दोनों में किसी का भी निर्माण करते हो। अगर यहाँ पर भी इनके मिड पॉइंट्स को अगर आप जोड़ रहे हो, जैसे ये सारे मध्य बिंदुओं को जोड़ते हो, और मिड पॉइंट्स को जोड़ करके अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमेशा बनाना चाहोगे, जैसे यहाँ पर भी अगर आप मान लीजिए कि इसके मिड पॉइंट को आप जोड़ रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पर फर्क क्या आएगा, कैसे कैसे बातें बनेंगी, क्या क्या बातें बनेंगी, जरा वो भी समझने की आवश्यकता है। तो पहली बात यहाँ पर, जैसे अगर ये मानो ABCD नाम का आपने कुछ बना दिया है, और इसके मिड पॉइंट को यहाँ P हो गया, इसका Q हो गया, इसका R हो गया, और इसका S हो गया। तो अगर आप यहाँ पर इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो मैं आपको भी गाइड करता हूँ, मैं बताता हूँ। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा। तो हमने कहा ये जो PQRS है भैया, ये किसका मेरे भाई, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। कभी भी अगर तुमको इसका एरिया निकालना है तो ये अंदर वाला एरिया हमेशा आधा होता है, और किसके आधा होता है, तो बाहर वाले यानी बड़े वाले एरिया के, यानी मेरे भाई हमेशा आधा होगा किसके, तो ABCD के। जो कंसेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो स्क्वायर में, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम कहानी होनी है कि सर जो अंदर वाला एरिया बनना है वो हमेशा क्या बनना है, आधा बनना है, और किसका मेरे भाई यहाँ पर, तो पूरे वाले के। तो ये ध्यान रखिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप देख पा रहे हैं, तो पहले यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जो अंदर वाले का एरिया होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर देखिए अंदर वाले का जो सियान कलर का है उसका एरिया अगर हमें निकालना है तो वो मेरे भाई आधा होगा, और किसके आधा होगा, तो यहाँ पर ABCD के एरिया के आधा होगा। क्योंकि ABCD का एरिया कैसे निकलता है, तो ABCD का एरिया को निकालने के लिए इसके लेंथ को इसके ब्रेथ से गुना करना होता है, यानी 6 को मेरे भाई 12 से गुना करना होता है। 2 से अगर आप काटोगे तो 6 बार में, और 6 × 6 कितना हो जाता है, तो 36 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर में चलिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जरा पढ़िए। इसमें कहा गया कि दी गई आकृति में आप देखोगे तो ABCD एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है, इसमें AB भुजा DC के समानांतर है। अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है मेरे भाई यहाँ पर इसके
पैरेलल है। ऊपर में इंग्लिश में भी यही कहा गया कि एफ इज पैरेलल टू मेरे भाई यहाँ पर डी सी। ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर हम देखें तो ये जो ए डी होता है ये हमारा बी सी का क्या हो गया, तो पैरेलल हो गया। उसके बाद में ये कहा गया पेरीमीटर ऑफ ए बी ई, यहाँ पर इसकी जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर है, देखो यहाँ पर ये 60 है और ये 60 है, तो 2000% ये भी कितना होगा, 60 होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है, और अगर तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो अगर मैं इसे यहाँ पर ट्रायंगल मानता हूँ और इसे अगर त्रिभुज मानता हूँ, तो ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अगर हमारे दो कोण मेरे भाई यहाँ पर 60 है, ये हमारे दो कोण कितने हैं, अगर 60 हैं, तो तीसरा वाला भी कितना होगा, तो तीसरा वाला भी 60 होगा। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू a है तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर जो बोला गया है वो ये बोला गया है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 6 यूनिट, यानी इनका जो परिमाप है यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई a + a, यानी ये हमारा कितना है, 3 है, और 3 का मान इन्होंने 6 यूनिट दे रखा है, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हमारा 2 यूनिट हो जाएगा। और अगर a का मान 2 यूनिट हो जाएगा तो इन्होंने पूछा है पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, यानी a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, इन सभी का एरिया इन्होंने पूछा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं और किस तरीके से हम बातों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा और क्या देखा कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो भी निर्माण कर रहे होते हैं तो उसका एरिया हमेशा बड़े वाले के एरिया का क्या होता है, आधा होता है। अब आपको यहाँ पर दूसरी बात सीखनी है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या सीखनी है कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये कंसेप्ट ही होता है, जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर इसके एक पॉइंट या शुरुआती और एंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इन दोनों को बेस मानते हुए इसके ऊपर में अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, इसके ऊपर में हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर जैसे ये B हो गया और ये C हो गया, और ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया। तो जब भी दो पैरेलल लाइन है, जैसे ये लाइन यहाँ पर इसके क्या है, तो दोस्त पैरेलल है, तो अगर दो पैरेलल लाइन पर अगर कोई निश्चित बिंदु से, जैसे ये एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से यहाँ पर इसका एरिया बनाया, तो हमारा कौन सा हो गया, तो बोलोगे सर ये ट्रायंगल हमारा PBC हो गया। कौन सा हो गया, तो P हो गया, B हो गया, C हो गया। जो दूसरा आपने बनाया वो कौन सा हो गया, तो PQC हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई P हो गया, QBC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो Q हो गया, B हो गया, C हो गया। और जो तीसरा बनाया वो कौन सा बनाया मेरे भाई, RBC हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा RBC, तो ये हो जाएगा मेरे भाई RBC। ये सारे के सारे एरिया जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सीख नंबर 1 है। ये सीख नंबर क्या है, तो 1 है मेरे भाई कि ये जितने भी हमारे दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम ट्रायंगल को बनाते हैं, अब ऐसा नहीं बोलना है कि यहाँ दो पैरेलल लाइन बना दिए और यहाँ पर ये दो पॉइंट ले लिए, एक यहाँ को टच कर रही है और दूसरे यहाँ पे हवा में लटकी है, और आप यहाँ बोल दो सर इसका वाला भी एरिया इसके वाले एरिया के बराबर हो जाए। बिल्कुल गलत बात है। ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर में होना चाहिए, इसी के ऊपर में लाई करना चाहिए, उसी के ऊपर में प्राप्त होना चाहिए। अगर वहां पर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो आप यहाँ पर इस बात को समझेंगे और आप यहाँ पर इस बात को बोलेंगे कि सर देखिए दो समानांतर रेखाओं के बीच में काफी सारे अगर त्रिभुज बनाए गए होते हैं तो वो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो बराबर होता है। पॉइंट नंबर ये 1 है भाई। अब पॉइंट नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या है वो देखिए। तो पॉइंट नंबर 2 हमारे सामने यहाँ पर ये है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 हमारे सामने ये हो जाता है कि अगर हम ऐसे दो समानांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल एक बना रहे हैं, दुनिया में कोई भी नॉर्मली एक क्वाड्रिलेटरल हमने मान लीजिए कि ऐसे शौक में हमने बना दिया, सपोज करिए कुछ ऐसा देखने वाला बना दिया, और यहाँ पर ये मेरे भाई A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया और ये हमारा D हो गया। बस शर्त यह है कि ये वाली लाइन इसके क्या है, तो पैरेलल है, और कोई दूसरी मेरी शर्त नहीं है। शर्त के नाम पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये दोनों रेखाएं हमारी क्या होनी चाहिए, तो दोनों के दोनों रेखाएं हमारी समानांतर होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों रेखाएं मेरी समानांतर हैं तो वैसी स्थिति में मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो वैसी स्थिति में मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि सुनो, जैसे तुम्हारा ये लाइन है मेरे भाई पैरेलल है, अगर आप यहाँ पर कोई भी मतलब जैसे मानो एक पॉइंट आपने ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P नाम का, और P से आपने इसको भी बनाया और P से मेरे भाई यहाँ पर इसको भी बनाया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, P से A को भी ज्वाइन किया आपने और P से यहाँ पर B को भी ज्वाइन किया, तो जो अंदर में ये जो छोटू ट्रायंगल बना होगा ना, इसका एरिया कितना होगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल PAB का आप एरिया निकालने की सोच रहे हो ये आधा होगा, और ये किसके आधा होगा,
ए बी सी और डी के। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये ए बी सी डी का क्या होगा, तो आधा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। यानी जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी सेम पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हाफ होता है, किसके, ए बी सी डी के। इसीलिए यहाँ पर अगर मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर क्यू नाम का, और अगर मैं क्यू से भी इनको जोड़ता हूँ तो उसी तरीके से क्यू ए बी भी वो भी क्या होगा, तो क्यू ए बी भी हमारा हाफ ऑफ ए बी सी डी होगा। तो ए बी सी डी बराबर और ये वाला इसके बराबर, इस बात को ध्यान में रखना है। तो बस दो ही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई भी बिंदु लेकर के हम त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे के पूरे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर हम एक की जगह काफ़ी सारे पॉइंट लेकर के उन ट्रायंगल्स को बनाएं तो सभी ट्रायंगल्स के एरिया हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो बातों पे आपको ध्यान लेकर के चलना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर इतना जान लो कि ये जो भी ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल जितना भी एरिया बनाएगा ये पूरे के पूरे एरिया का क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आधा ही बना पाओगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, तो अगर आप यहाँ रिलेशन लिखना भी चाहते हो तो आप यहाँ पर अभी रिलेशन लिख लो कि भैया ए बी जी का तुम जो निर्माण कर पाओगे ना, ये जो ए बी का जो एरिया बना पाओगे ये असल में क्या होगा, तो आधा होगा। किसके आधा होगा, तो ए बी सी डी के। अब चूंकि इसका एरिया कितना होगा मेरे भाई, तो अब ये बन चुका है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब साइड, और ए की वैल्यू तो 2 है, यानी यहाँ पर बोलोगे सर 2 इंटू 2 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी सी डी। अब जो समझदार प्राणी है वो 4 को मेरे भाई 4 से काट देगा और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, तो बोल देगा सर ये 2√3 जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो ए बी सी डी के एरिया के। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था ए बी सी डी का एरिया कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 2√3 बोलेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात को आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा कि जब भी दो समानांतर रेखाओं के बीच में कोई भी हम यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे होते हैं तो उसका एरिया पूरे होल एरिया का क्या होता है, तो आधा होता है। ठीक है, आज ये चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। लेकिन अगले सवाल के पहले हम अगले टाइप पर मूव कर चुके हैं। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए सर्कल, स्क्वायर के ऊपर में, वर्ग के ऊपर में। फिर कुछ सवाल मैंने आपको करवाया रेक्टेंगल के ऊपर में, यानी आयत के ऊपर में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, अब रेक्टेंगल पर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, नहीं, मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। इसको मिश्रा जी इसको बिछा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अब मिक्स क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, और जब मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे तो उसके अंदर में हम सब कुछ लेकर के आएंगे। ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। मिक्स क्वेश्चन जैसे एक रेक्टेंगल के अंदर में मैं स्क्वायर को फिट करके क्वेश्चन बना लो। ठीक है, तो इसीलिए वेट करिए, मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस में हर तरह के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं और पैरेललोग्राम पे मेरे भाई बात समझते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है, कैसे है, क्या मेरे भाई किसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, उसके ऊपर में कितने प्रॉपर्टीज बनते हैं, वो सारी बातें। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमारी समानांतर होती हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट का मतलब यहाँ पर ये वाली भुजा इसके पैरेलल हो जाएगा और ये वाली भुजा हमारी इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर पैरेलल होने का ठेका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ठेका नहीं है कि ये वाला इसके बराबर होगा, ऐसा कहीं पर कोई दूर तक भी मेरे भाई नहीं है। अब चूंकि इनके एंगल बराबर नहीं है, जैसे मैं आपको पैरेललोग्राम को थोड़ा खोल करके तरीके से समझाता हूँ तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाए। क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि जैसे ये रेक्टेंगल आप लगाते हो, ठीक है, तो आपने मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल आपने बनाया। तो रेक्टेंगल जब आप बनाते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एल होता है और ये आपका बी होता है और बीच में 90 डिग्री होता है। तो आप चाहे cos थीटा लगाओ या कुछ भी लगाओ, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी निकल करके आती है, तो बोलोगे सर ये एल स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर का क्या हो जाता है, तो रूट हो जाता है। वैसे ही ये L है और अगर ये B है और बीच में 90 है, तो cos थीटा के माध्यम से L B और 90 में जो रिलेशन लगता है, तो ये जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाता है। लेकिन पैरेललोग्राम ऐसा सीधा फिगर नहीं बनता, पैरेललोग्राम थोड़ा टेढ़ा बनता है। थोड़ा टेढ़ा कैसे बनता है, तो पैरेललोग्राम आपने ऐसे बना दिया, देखो इसको हम लोग बोलते हैं ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वाली भुजा इसके समानांतर होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं।
ये वाली भुजा इसके समानांतर होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो एंगल्स हैं ये बराबर नहीं होगा। अब एंगल बराबर नहीं होगा तो नुकसान क्या होगा, जैसे मानो ये ए है तो ये जरूर है कि ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी जरूरी है कि ये भी बी होगा, लेकिन ये एंगल बराबर नहीं होगा। तो जैसे मानो यहाँ पर ये 60 डिग्री अगर हो गया तो यहाँ पर ये तय है कि 120 डिग्री होना ही होना है। अब बोलोगे ऐसे कैसे, लाइंस एंड एंगल्स में पहले दिन ही मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन होते हैं और एक यहाँ पर ये लाइन जाता है तो को इंटीरियर एंगल के कारण दोनों का मेरे भाई सम 180 डिग्री हो जाता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो 120 होगा, ये 70 है तो 110 होगा, ये 80 है तो ये 100 होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप ये बनाओगे तो पहली बात पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या हो गई, तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड यानी विपरीत भुजाएं जो होती हैं ये यहाँ पर क्या होती हैं, आर इक्वल बराबर भी होती हैं, और उसके बाद में एंड पैरेलल, और क्या हो जाएगा तो पैरेलल भी होती है। ये डबल लाइन का मतलब पैरेलल का चिन्ह होता है। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि ठीक है आपने ये तो कह दिया कि अपोजिट साइड पैरेलल हैं, बढ़िया बात है, इसमें जो डायगोनल निकलते हैं जैसे स्क्वायर के दोनों, देखो मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करूंगा इसीलिए ताकि रिवीजन होता रहे। तो जैसे स्क्वायर में क्या होता है, दोनों डायगोनल बराबर, क्यों, क्योंकि एंगल बराबर होगा तो डायगोनल भी तुम्हारे बराबर होते हैं कोसाइन रूल से। रेक्टेंगल में भी दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, दोनों विकर्ण जो होते हैं, आयत में भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर मतलब आयत जो है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो क्या यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल बराबर होंगे, एक बच्चे ने मेरे से ये पूछ लिया। तो मेरा जवाब समझो, बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन में पूछते हैं कि सर क्या इसके दोनों डायगोनल बराबर होंगे, तो देखो ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है और बीच में 60 है, तो जब cos थीटा का रूल लगाओगे तो यहाँ पर cos थीटा लगाते वक्त में जैसे मानो यहाँ पर ए बी सी डी हो गया, तो ए बी सी डी में यहाँ पर कोसाइन रूल जब लगता है, कोसाइन रूल याद है ना, याद करो, जब दो साइड दिए गए होते हैं उनके बीच का एंगल दिया गया होता है और तीसरा निकालना होता है, कोसाइन रूल लगाते हैं। तो कोसाइन रूल लगाते वक्त में यहाँ पर एंगल कितना लोगे, तो 60 डिग्री, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो बी डी का मान निकल करके आएगा वो कितने पर निकलेगा, तो 60 पर निकलेगा। उसके बाद में यहाँ पर जब यहाँ पर AC का मान निकालोगे तो AC का मान निकालने के लिए A होगा, B होगा, लेकिन यहाँ पर होगा 120 डिग्री, क्योंकि इसके cos थीटा का मान और इसके cos थीटा का मान अलग होता है, इसलिए इनके डायगोनल के भी मान मेरे भाई क्या होंगे, तो अलग होंगे। अगर इन दोनों के cos थीटा का मान बराबर है तो 2000% मेरे से लिखो और डायगोनल बराबर होगा, लेकिन अगर इनके cos थीटा का मान अलग है तो मेरे भाई डायगोनल भी क्या होंगे, तो अलग अलग ही होंगे। ये फिक्स करवाइए मेरे से आप, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के बारे में जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो ये है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं, हिंदी में भी लिखा गया है। डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पहली बार डायगोनल कब बराबर होंगे, मैंने क्या कहा, अगर इनके cos थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर बराबर है तो डायगोनल बराबर होगा। यानी जो ये टेढ़ा सा पैरेललोग्राम है, अगर इस पैरेललोग्राम को थोड़ा ऐसा सीधा बना दे, ठीक है, जैसे स्क्वायर भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, और ये एक नॉर्मल पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस बात को समझो, ये पैरेललोग्राम के खानदान से ही सारे निकले हुए हैं। जिसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। इसकी अपोजिट साइड बराबर भी है और पैरेलल भी है तो पैरेललोग्राम कहलाएगा। एक स्क्वायर जो होता है यहाँ पर ना, तो एक स्क्वायर जो होता है मेरे भाई, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है तो पैरेललोग्राम कहलाएगा। इसीलिए जब हमारे एंगल बराबर होंगे तो डायगोनल इक्वल होंगे, जब एंगल अलग अलग होंगे तो डायगोनल अनइक्वल होंगे। इसीलिए पैरेललोग्राम में बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने ये लाइन लिखा कि बच्चों समझो, इनके विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो दो बच्चे आपस में डिबेट कर रहे होते हैं, अरे सर ने कहा था बराबर होते हैं, दूसरा कह रहा नहीं मेरे सर ने कहा है नहीं कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के सर ने बातें सही कही है, डायगोनल बराबर होते हैं, लेकिन किस केस में, जब एंगल बराबर हो, और डायगोनल बराबर किस केस में नहीं होंगे, जब एंगल बराबर नहीं होगा। तो ये सेकंड पॉइंट पे आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं कि अगर डायगोनल मे इक्वल व्हेन एंगल आर इक्वल और मे नॉट इक्वल व्हेन एंगल आर नॉट इक्वल, ठीक है। तीसरा, डायगोनल मे और मे नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। सीधी सी बात है, अगर भैया एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ये जो आपके दो केस है, जैसे इस केस में जिनके डायगोनल बराबर हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जिनके डायगोनल बराबर ही नहीं है तो वो बाइसेक्ट क्या करेंगे, इक्वली, ठीक है। तो जहां डायगोनल इक्वल होता है तो बाइसेक्शन भी बढ़िया तरीके से रहता है, और बराबरी में जहां डायगोनल ही इक्वल नहीं है तो वहां डायगोनल कैसे इक्वल में बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए डायगोनल मे और मे नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।
90 डिग्री पर नहीं करेंगे। जैसे स्क्वायर वाले केस में क्या था, डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते थे, लेकिन एक नॉर्मल रेक्टेंगल और बाकियों में मेरे भाई डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों का, ठीक है। और ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी हम आपको समझा देते हैं अभी यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है ये आपका पूरा का पूरा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, रोम्बस वोम्बस इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो बेसिक बातें ये हो गया। अभी तक मुझे लग रहा है कि पैरेललोग्राम में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। जैसे जो चीज आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल में लगाते थे, रेक्टेंगल में जैसे क्या लगाते थे, तो रेक्टेंगल के अंदर मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जैसे रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी सर, ये चारों के चारों मिड पॉइंट को जोड़ दो, तो ये मिड पॉइंट को जोड़ने पर जो अंदर वाला एरिया आएगा वो बाकी एरिया का, या ऐसे कह लीजिए अंदर वाला एरिया पूरे टोटल एरिया का आधा होगा। तो क्या सेम चीज पैरेललोग्राम में अप्लाई हो पाता है? तो ऐसे मान के चलो, जो गुण पिता में होगा यहाँ पर वो गुण तो बेटे के अंदर में होगा ही होगा। तो बाप यहाँ पर पैरेललोग्राम है, ये बाप नहीं है मेरे भाई, इसका ये बेटा है। इसके कई सारे बेटे निकल करके हैं। पैरेललोग्राम का एक बेटा रोम्बस है, पैरेललोग्राम का एक बेटा रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम का एक बेटा स्क्वायर है। सारे अलग अलग बेटे हैं और सबके अंदर में अलग अलग गुण है। समझ रहे हो? ये रियल पैरेललोग्राम होता है। इसी से तुम्हारा पहले निर्माण हुआ स्क्वायर का, फिर उसके बाद में निर्माण हुआ रेक्टेंगल का, आगे चल के जाओगे तो निर्माण होगा रोम्बस का, ठीक है। क्यों मेरे भाई? इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। तो जब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाओगे तो उसका एरिया टोटल का आधा, इसमें भी मिड पॉइंट ज्वाइन करके बनाओगे तो एरिया टोटल का आधा, इसमें भी मेरे भाई मिड पॉइंट ज्वाइन करके बनाओगे तो एरिया टोटल का आधा। जैसे यहाँ पर आपका ये स्क्वायर है, ये मेरे भाई यहाँ पर आपका रेक्टेंगल हो गया, और ये रोम्बस होगा। रोम्बस वो होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, आगे चल के पढ़ाऊंगा, समचतुर्भुज कहते हैं। तो जैसे में अगर इसको बेस मान करके कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो वो ट्रायंगल का भी एरिया पूरे के एरिया का क्या होगा? आधा। अभी इसमें मैंने पढ़ाया, इसको पैरेलल लाइन, यहाँ पर देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी एक बिंदु लेकर के अगर ट्रायंगल बना दो, उसका एरिया पूरे का क्या होगा? आधा। उसी तरीके से एक नॉर्मल पैरेललोग्राम के अंदर में भी अगर दो यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर ये लाइन के मेरे भाई इसको बेस मानते हुए कोई भी यहाँ पर ट्रायंगल बनाओगे तो एरिया क्या होगा? आधा होगा। ये ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें जो है वो आपको क्लियर अप करनी पड़ेगी ताकि कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब ये सारी बातों से परे हट करके एक बार मेंस में क्वेश्चन आ गया और लोग उसका उत्तर नहीं दे पाए। और वो सवाल क्या था? तो वो सवाल यहाँ पर ये था कि अगर कोई भी मैं तुम्हें एक पैरेललोग्राम देता हूं और उस पैरेललोग्राम के सारे कोण समद्विभाजक, यानी ये एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर मिलता है, तो किस चीज का निर्माण होता है? तो बाइसेक्टर ऑफ द फोर एंगल एंक्रोजेस ए रेक्टेंगल। थोड़ा आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे पास में क्या है, तो मेरे पास में ये एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है यहाँ पर, तो जैसे इस एंगल का ये बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पर इस एंगल का ये बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पर इस एंगल का ये समद्विभाजक हो गया, समझ गए बात को, और यहाँ पर ये एंगल का मेरे भाई ये समद्विभाजक हो गया। तो अंदर जो भी बनेगा ना मुन्ना, ये जो भी बनेगा ये पता है तुम्हें क्या है? तो ये अंदर जो भी तुम बनाओगे ये अपने आप में किस चीज का काम करेगा? तो ये अपने आप यहाँ पर ये जो है मेरे भाई, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल का काम करेगा। ये जो अंदर बना है, जैसे P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, तो ये PQRS कुछ नहीं है दोस्त। यहाँ पर ये PQRS अपने आप में एक रेक्टेंगल होगा जिसमें चारों कोण जो है 90 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो B होगा। ये बस याद करने के लिए है। अगर इसके प्रूफ में, इसके गहराइयों में गए ना तो बहुत वक्त लगना है हमारा, तो फायदा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो याद करके चलिए, अगर हम जो बना रहे वो अंदर क्या बना रहे, सॉरी, तो जो हम बना रहे वो क्या बना रहे, तो एक रेक्टेंगल बना रहे, एक आयत बना रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो ये सारे सारे अलग अलग एग्जाम्पल है। ये कहा गया है कि देखो, जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो एक जो डायगोनल होता है ना, ये डायगोनल आधा में और आधा में बांट रहा होता है। तो इसी तरीके से जो दो डायगोनल होंगे तो कितने टुकड़ों में बांटेंगे? एक, एक, एक और एक, यानी 4 टुकड़ों में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर एक मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में बांटता है, तो यहाँ पर ये जो एक डायगोनल है ये पूरे के पूरे यहाँ पर पैरेललोग्राम को दो बराबर एरिया में बांटेगा। तो ये नॉर्मल बात हो गई आपकी, ठीक है। इनके ऊपर में आप टेंशन मत लो, ये एक नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो आपको याद करके चलने हैं। नॉर्मल पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो कहा गया पैरेललोग्राम इंस्क्राइब इन अ सर्कल इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल। यहाँ पर ये अलग अलग बातें, इसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, ये भी इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सारी बातें आराम से तसल्ली से बताऊंगा, ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। तो ये थोड़ा सा एरिया वेरिया वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे दो देख लीजिए, ये ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये समझना जरूरी है कि एरिया हम कैसे निकालते हैं।
तो एरिया निकालने की बात आई। जब एरिया निकालने की बात आई तो देखिए कितना परफेक्ट वे में आप इसको समझ सकते हो, आपको भी पता चलेगा। ये जैसे मान लो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया बढ़िया तरीके से एक पैरेललोग्राम। सारी बातों को भूल करके बोर्ड पर देखिए ABCD हम आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना चुके हैं। जैसे ये हमारा एक डायगोनल है, और मैंने अभी आपको ये कहा था कि जो एक डायगोनल होता है वो पूरे के पूरे पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है। यानी जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। अगर इसका 10 आ रहा है तो ये भी 10 होगा, तो पूरे का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक हमने यहाँ पर हाइट बना दिया, ये हाइट हो गया, परपेंडिकुलर है तो हाइट ही कहलाएगा। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ कि ये वाला ट्रायंगल का तुम्हारा एरिया कितना होगा, ADB का एरिया कितना होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ADB। तो आप यहाँ बोलोगे सर ADB का जो एरिया होगा ना वो यहाँ पर होगा हाफ इंटू, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा होता है मेरे भाई बेस, और ये हम क्या होते हैं तो हाइट होते हैं। तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू यहाँ पर बेस जो है हमारा वो लिख लेते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप इसे बेस ही लिखो, आप कोई बात नहीं, इसका साइड मेंशन कर दो, AB हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये हमारा एक पार्ट का एरिया है, तो अगर मुझे पूरा ABCD निकालना पड़ जाए, अगर मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा ABCD निकालना पड़ जाए, तो पूरा पूरा एरिया निकालने के लिए इसका कितना करना होगा, डबल करना होगा, क्योंकि जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, तो पूरा एरिया निकालने के लिए इस टुकड़े का डबल करना होगा, यानी इसका डबल करना होगा। तो जब हम लोग इसका डबल करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो बोलोगे सर AB इंटू एच पता होता है, ये AB इंटू क्या होता है तो H होता है। यानी हमेशा ये कह सकते हैं कि सर एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। देखिए आप वहां पर AB इंटू एच हम लिख चुके हैं। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो ये हमारा हो गया AB इंटू एच हो गया, और दूसरा हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा, ये एक पार्ट नंबर 1 हो गया। अब दूसरा उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। इसका दो तरीके से एरिया निकलता है, और दोनों तरीके के एरिया को आप एक ही फिगर में नहीं जान सकते हो, आपको दोनों के लिए अलग अलग बातें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को मिटा दिया जाए, ठीक है। इसको अभी सेकंड वाले पार्ट को यहाँ पर मत देखो आप। तो ये पार्ट नंबर मेरे भाई कितना हो गया, तो पार्ट नंबर 1 हो गया। कि कभी भी कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल जानना है, तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल को निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, तो पैरेललोग्राम का मेरे भाई एरिया को निकालने के लिए याद रखना बेस और इंटू क्या करोगे, तो हाइट करोगे, ठीक है। अब दूसरा वाला जो भाग होता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होता है, दूसरा वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पर ये वाला पार्ट है। अब ये वाला पार्ट भी पढ़ लो, इस पार्ट में यहाँ पर क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया वो भी आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप ये सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, सारी बातों को भूल जाएंगे, और बहुत ही तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे। दूसरा जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, तो उससे आपको याद हो जाएंगी कुछ चीज़ें। याद करिए जब हम आपको ट्रायंगल पढ़ाते थे, तो एक ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकालते हो, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर है ना एक अलग ही पेज में पढ़ा रहा हूँ, देखो जैसे आपने यहाँ पर ये पढ़ा था और कितनी कितनी बातें सीखी थी, थोड़ा सा आपको अब याद हो जाएगा, तो बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होगा। सबसे जो पहली बात दोस्तों आप लोगों ने सीखी वो क्या सीखी, तो सबसे पहली बात जैसे एक ट्रायंगल होता है तो डिपेंड करता है कि उस ट्रायंगल में दिया क्या है, ठीक है। वो डिपेंड करता है मेरे भाई यहाँ पर कि उस ट्रायंगल में दिया क्या है। जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल हमारा कितना है, तो ABC है। मैंने ट्रायंगल के एरिया निकालने के काफ़ी सारे तरीके बताए हैं, और यहाँ पर क्या है, तो हाइट है। तो अगर ये ट्रायंगल है और अगर मुझे यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, किसका निकालना है, ABC का, तो आप लोगों को अच्छे से पता है आप क्या अप्लाई करोगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे भाई समझ में आ गया बात, ये क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा। तो बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मानो कोई भी यहाँ पर आपको ट्रायंगल दे दिया गया ABC करके, ठीक है। ये दो भुजाओं के बीच में अगर कोई थीटा नाम का एंगल दिया गया है, ठीक है ना, थीटा नाम का एंगल दिया गया, इसका मान A हो गया, सपोज करो इसका मान B हो गया। तो याद करना दोस्त, यहाँ पर हम आपको ABC का एरिया कैसे निकालना सिखाए थे, तो हम बोले थे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड, यानी यहाँ पर दिया गया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाता है, तो बोलोगे सर इंटू साइन थीटा, इंटू कितना हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाता है। तो दो अलग अलग बातें होती हैं। अगर हाइट दिया गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देते हैं, और अगर मान लीजिए दो भुजा और उनके बीच का एंगल दिया गया तो हाफ AB साइन थीटा दे देते हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने आपको यहाँ ट्रायंगल बना करके दिया, बस उसी का एक बार आप फोटो कॉपी कर दो, जैसे आप यहाँ पर लेकर के आए हो, ठीक है, ये आपका बन चुका है ना। बस एग्जामिनर क्या करता है, इसी का मेरे भाई डुप्लीकेट मारेगा। और कैसे डुप्लीकेट मारेगा, तो देखो यहाँ पर मिरर इमेज भी होता है, इसका मान लीजिए कि हमने यहाँ मिरर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका बन गया ना, ठीक है, मैं इसको फ्लिप करता हूँ, फ्लिप 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 फ्लिप, नहीं नहीं फ्लिप नहीं होगा। लोग गणित में काफ़ी कुछ सीखते हैं भाई, पता है। इसका हम मिरर इमेज बना दें, अगर हम ऐसा बना दें तो ये बन जाएगा, बहुत शानदार। ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ऐसा वाला मिरर इमेज अपने को नहीं चाहिए। अपने को जो चाहिए वो क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, लेकिन ये भी नहीं चलेगा यार। चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला मिरर है, बस इसी के सामने यहाँ पर दर्पण रख करके, दर्पण कहाँ रखना है, तो दर्पण को यहाँ पे रखना है, और यहाँ पर रख करके जैसा इधर शेप बना वैसे ही यहाँ पर इधर भी शेप बना दो। तो अब यहाँ पर ये बन जाता है ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम। और ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाता है, तो जैसे आधा भाग इधर है और ये आधा भाग है, तो पूरे का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर जैसे अगर हम देखें ए बी, और ये हमारा मान लीजिए पी क्यू हो गया, ए बी पी क्यू हो गया, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये ए है, ये हमारा बी है, ये पी है, और ये मान लीजिए क्यू हो गया हमारे सामने, ये हमारी हाइट हो गई। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसका निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो बस उसी का डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरे का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ABCD का एरिया चाहते हो तो बोलोगे सर इसी का क्या कर दीजिए, तो डबल कर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो है हाफ AB साइन थीटा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये A दिया है, ये B दिया है, और अगर थीटा दिया है, इसको दर्पण मार करके हम यहाँ पर इधर और बना देते हैं, तो जो भी एरिया आया उसका डबल हो जाएगा, जो भी एरिया है उसका क्या हो जाएगा, डबल। तो इसीलिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू AD इंटू AB और इंटू साइन थीटा, और वो मेरे भाई उसको 2 से गुना कर दो तो सिर्फ यहाँ पर ये निकल जाता है, और ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। मतलब ये समझ लो हाफ को गायब कर दो। ट्रायंगल है तो हाफ लगाना, क्वाड्रिलेटरल है तो उस हाफ को मेरे भाई क्या कर देना, तो गायब कर देना। जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उसका हाफ हटा दो, तो उसका हाफ हटा दो तो सिर्फ बेस इंटू हाइट रह जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, हाफ इंटू AB इंटू AD इंटू साइन थीटा होता है, हाफ हटा दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके ऊपर में और भी काफी सारे सवाल आपके बनेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा भाई कि और क्वेश्चंस यहाँ पर क्या बन सकता है। लेकिन उसके पहले अभी एक पॉइंट और है, चलो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग जो है कुछ सवाल लगा लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी हो जाए। सारी बातें बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से हम आपको सारी बातें समझाने वाले हैं। आ जाइए, तो पहले क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहा गया। बोला गया एक पैरेललोग्राम आपके सामने A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। यहाँ पर ये 30 है, ये हमारा 50 है। OBC का मान इन्होंने पूरा का पूरा दे रखा है कि भैया ये OBC का मान आपका कितना है, तो OBC का मान यहाँ पर ये O हो गया, ये B हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, C हो गया। इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो 48 है, 48 है। तो हमसे कहा गया x का मान कितना होगा। हालांकि ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। आसान सा कैसे बन गया, अरे भैया ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो अगर ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। और अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है तो यहाँ पर बोलेंगे इसका, फिर यहाँ पर इसका, और फिर यहाँ पर इसका, तीनों को जोड़ने पर हो जाएगा 180। तो 30 हो गया, फिर 50 हो गया, और फिर यहाँ पर 48 जमा कितना हो गया, x हो गया। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। 5 4 9 3 12, 128 है। तो 128 है, तो अगर हम ले जाकर के उधर से घटाते हैं तो 128 मेरे भाई घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 128 घटाएंगे तो ये हमारा 52 डिग्री आ जाएगा। और 52 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर क्या कहा गया है, अगला सवाल देखिए। यहाँ पर पैरेललोग्राम के बारे में है ना, 2 बातें जान लो। पैरेललोग्राम जैसे मानो कोई भी दुनिया का पैरेललोग्राम बना रहे हो ना, कोई भी पैरेललोग्राम बना रहे हो, बस इस बात को याद रखना। मैं पहले से बोलता चला रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। कोई भी पैरेललोग्राम आपने बनाया, तो ये पैरेललोग्राम जैसे ABCD हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये जान लीजिए कि अगर मान लीजिए सपोज करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंगल हमारा 60 हो गया, ठीक है। तो ये फिक्स है कि इन दोनों का जोड़ हमारा 180 होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि मैंने कहा था जहां पर भी U बनता है 180 आता है। तो देखो यहाँ पर U बन रहा है, तो जहां पर भी U बनेगा 180 बनेगा। 180 में अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा वाला u कहाँ बनता है, दूसरा वाला u यहाँ पर ये बनता है, ये देखो ये वाला u बनता है। और u में यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे सर ये वाली भुजा हमारी इस वाली भुजा के पैरेलल है। तो अगर ये हमारा 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो ये अपोजिट अपोजिट क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे ये आमने सामने वाले बराबर हो रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा बराबर होगा। तो यानी दो बातें एंगल्स को लेकर के पैरेललोग्राम के अंदर में चर्चा में रहती है। पॉइंट नंबर 1, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा कि अपोजिट एंगल यानी विपरीत कोण जो होंगे वो क्या होंगे, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा मेरे भाई, अपोजिट एंगल्स का क्या हो जाएगा मेरे भाई, इक्वल हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है यहाँ पर। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होंगे यहाँ पर हमारे वो मेरे भाई 180 होंगे। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इस कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है। कृष्णा गुप्ता, क्लास लाइव है बच्चे, तुम्हारे फोन में अगर लाइव दिखा रहा है तो पक्का क्लास लाइव ही होगा, रिकॉर्डेड तो होगा नहीं भाई। ठीक है, आ जाओ चलो पढ़ो। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन में कहा गया एक पैरेललोग्राम हमारे सामने क्या है, तो PQRS है। अब जैसे मानो हमने यहाँ पर बना दिया, ये PQRS नाम का बना दिया है। अब उसमें ये कहा गया कि P जो है 4 टाइम है Q के। ये जो हमारा P है ना भाई, ये हमारा Q का 4 टाइम है। यानी अगर ये x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो बोला गया r का मान कितना होगा। अभी हम आपको समझाएं कि यहाँ पर साथ वाले दोनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, एडजेसेंट एंगल को जोड़ने पर 180 आता है। तो यहाँ साथ वालों को जोड़ने पर 180 आता है, तो 5x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 180, जहाँ पर अगर आप इसे काटते हो तो x का मान 36। और अगर x का मान 36 हो गया तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 36 का 4 गुना 144। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होता है। अभी मैंने दो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये दोनों को जोड़ने पर 180 आता है और दूसरा अपोजिट बराबर होता है। तो ये अगर 144 है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा, तो 144 होगा। यानी r का मान कितना होगा, तो 144 होगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्त यहाँ पर, तो ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चों दो बातें। पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पर साथ वालों को जोड़ने पर 180 बनता है, और पॉइंट नंबर 2 विपरीत कोण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया द डायगोनल AC एंड BD कट ईच अदर एट पॉइंट O। ये काट लिए भैया। उसके बाद में ये 30 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, तो हमसे DBC का मान, ये वाला मान पूछा, ये वाला मान कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो सबसे पहले ये समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर ये वाली जो रेखा होगी, ये वाली रेखा के हमेशा पैरेलल होगी यानी समानांतर होगी, ये 1000% तय है। और अगर ये समानांतर होगी तो ये एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा का काम करेगा। और जहां पर भी जेड बनता है तो वहां ऑल्टरनेट कोण का निर्माण हो जाता है। जहां पर भी जेड बनता है वहां पर क्या हो जाता है, तो ऑल्टरनेट कोण का निर्माण हो जाता है। और अगर निर्माण हो जाता है तो ये हमारा 30 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल आपके बराबर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद में यहां पर क्या है जरा वो देखिए। ऑल्टरनेट एंगल आपके क्या होते हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल हमारे बराबर। सीधी रेखा पर जब भी आप कोण बनाते हो तो सीधी रेखा का जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 होता है। 180 में अगर ये आपका 80 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई 100 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में थर्ड स्टेप हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 का निर्माण होता है। ये 100 है और अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, अल्फा। तो हम बोलेंगे सर अल्फा जमा 100 और जमा कितना 30, सबको जोड़ दीजिए तो हमारा आना है 180। तो यहाँ पर अल्फा का जो मान होगा वो कितना, 130 जाकर घटा दो तो यानी 50 का मान आएगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो DBC का मान 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो बी होगा। तो ये ऑल्टरनेट से हमारे बराबर हो गया, ये लीनियर पेयर से मेरे भाई हो गया। 130 यहीं पर आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। एक बच्चा पूछता है डाउट कहाँ से क्लियर करे, तुम स्टडी और गाइडेंस वाली वीडियो जा करके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डाउट को क्लियर कहाँ पर करना है। आपके बैच में जो पहली वीडियो है स्टडी एंड गाइडेंस की, उसको पूरा देखिए, आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तो कहा गया एक पैरेललोग्राम ABCD में हमारा एक डायगोनल AC है और BD है, ये ऊपर एक दूसरे को काटते हैं। अगर हमारा OAB का मान
ये हमारा दोस्त 8 है, तो ये मान करके चलो पूरा पूरा ए बी सी डी का मान कितना होगा। क्या हम आपको ये नहीं बताए हैं? बताइए। हमने आपको अच्छे से बोला भाई कि देखो ये तुम्हारा चतुर्भुज होता है, जब एक विकर्ण बनाते हो तो आधा आधा में कटता है, और जब दोनों बनाते हो तो बराबर क्षेत्रफल में कटता है। तो जब बराबर क्षेत्रफल में कटता है तो अगर ये 8 है तो ये भी तुम्हारा 8 होगा, ये भी तुम्हारा 8 होगा, और ये भी तुम्हारा 8 होगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई? 32 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई? 32 हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलो, ठीक है। तो जैसे आप अगर दोनों विकर्ण बनाते हैं तो दोनों विकर्णों को बनाने से 4 टुकड़ों में बट जाता है। एक टुकड़े का मान 8 था तो पूरे का मान कितना होगा? तो 32 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया। अगला सवाल आपके सामने यहाँ बोला गया कि देखो ये तुम्हारे सामने एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर ABCD एक हमारे सामने समानांतर चतुर्भुज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ABCD में यहाँ पर क्या बोला गया, तो AB का मान हमारे सामने 14 है, BC का मान हमारे सामने कितना है? तो 18 है। AC का मान इन्होंने दे दिया कि ये जो हमारा AC है, ये विकर्ण है, ये हमारा 16 डिग्री है। तो हमसे कहा गया दूसरे वाले डायगोनल का मान निकालो, ये दूसरे वाले का मान कितना होगा, ठीक है। अब यहीं पर एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि हम अभी पीछे छोड़े हुए हैं, उसका उपयोग हम आपको करना सिखाएंगे। और मैंने कहा ना जैसे जैसे भी चीजें, एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा फिर एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब इसका उपयोग आपका प्रॉपर तरीके से आ जाता है, ठीक है, जो कि मैं शुरू में भी क्वाड्रिलेटरल के केस में पढ़ा चुका हूं। आप देखिए, इन अ पैरेललोग्राम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 2 टाइम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ऐसे समझ लो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम मान लो कि यहाँ 90 डिग्री होता, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ ना भाई, मान लेते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो AB के स्क्वायर में BC के स्क्वायर को जोड़ने पर क्या आएगा? आप सिर्फ यहाँ पर फोकस करो तो बोलोगे सर AB के स्क्वायर में अगर आप BC के स्क्वायर को जोड़ोगे तो यहाँ पर ये आपका आना है, कितना आना है? तो AC का स्क्वायर आना है। समझ गए? सिर्फ मानने के लिए कह रहा हूं। मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला भी एंगल अगर 90 है तो डेफिनेटली ये वाला भी 90 होगा, तो ये 90 होगा, तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे तो BD का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं सर यहाँ पर क्या करेंगे, AB के स्क्वायर में अगर हम यहाँ पर AD के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है? BD का स्क्वायर। अब अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो AB और AB कितनी बार आ गया? 2 बार हमारा AB आ चुका है, ठीक है। चूंकि पैरेललोग्राम के ये अपोजिट साइड बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो ये भी AD है और ये भी AD है, तो हम इसे भी AD कह सकते हैं। तो AD और AD कितना हो जाएगा? 2 बार AD हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो AC का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे तो बोलेंगे AB के स्क्वायर में AD का स्क्वायर का मेरे भाई 2 गुना बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस कितने के? तो BD के स्क्वायर के। हालांकि लॉन्ग टर्म में जो प्रूफ निकल करके आता है वो कैसे आता है, हम इसे थीटा मानते हैं तो इसे 180 माइनस थीटा मानते हैं, तो थीटा मान करके यहाँ पर cos थीटा का नियम लगा करके AC का मान निकाला जाता है, और यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा का लगा करके BD का मान निकाला जाता है, और तब उसके बाद में उनके स्क्वायर करके जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो जाकर के आपका ये प्रूफ आता है। मैं उतना ना लंबा समझा करके मैंने थीटा और थीटा के जगह ना करके मैंने भाई 90-90 ले लिया, तो 90-90 ले लिया तो आपको आसान भाषा में समझाने के लिए कि कोई भी 2 एडजेसेंट साइड का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो तो तुम्हारा डायगोनल के स्क्वायर का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। कोई भी 2 भुजा, या तो इसके साथ में ये ले लो या इसके साथ में ये ले लो, बात तो एक ही है, क्योंकि ये मेरे भाई अपोजिट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 2 एडजेसेंट साइड, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड का मेरे भाई स्क्वायर के सम का डबल डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है? तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। प्रूफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोटे छोटे अलग अलग तरीकों से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आज आपके सामने वही पल आया है, वही घड़ी आई है, और ये क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 26 में आपको यही बात बोला गया कि देखो ये 14 है और ये 18 है और ये 16 है, तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला होगा ये कितना होगा? आप बोलोगे सर देखिए 2 गुना सारे स्क्वाइड का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर, यानी 14 का स्क्वायर में यहाँ पर किसके स्क्वायर को जोड़ दीजिए? तो 14 के स्क्वायर में यहाँ पर 18 के स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए, यानी जो साथ वाली भुजा है उनके स्क्वायर के सम का 2 गुना बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर AC का स्क्वायर और हमारे BD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर और हमारा क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर। यानी एक डायगोनल अगर 16 है तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वाला डायगोनल को अगर x मानते हैं तो यहाँ पर उसका स्क्वायर हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो दोनों विकर्णों के स्क्वायर का यहाँ पर योग, दोनों विकर्णों के वर्ग का यहाँ पर योग हमारे भुजाओं के यहाँ पर वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर होता है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये देखो ये हमारा हो चुका है, सॉल्व करते हैं 2 टाइम्स ऑफ कितना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 196 को 14 का स्क्वायर इतना ही होता है, 18 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 324 होता है भाई, और ये बराबर हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितने के, तो 256 के, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये 4 इसे दे दो 200, 320 में 200 जोड़ दो 520, फिर से रिपीट करता हूँ 4 इसे दे दो 200, 320 में यहाँ पर 200 520, 520 का डबल कितना होगा, तो 520 का डबल मेरे भाई 1040 होगा। 1040 में से कितना घटाना है आपने को, 256। ये हमारा किसके बराबर है, x के स्क्वायर के। आप इसमें से घटाओ 1040 में से 40 यहाँ पर 56 जाएगा, 10 से आपका ये हो गया मेरे भाई 13 से 5 आपका 8 हो चुका है, और 9 से 2 आपका 784। 784 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी 28 का होता है। तो बस यहाँ पर सॉल्व करो 28 आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ये छोटी सी बात फिर से कह रहा हूं, समझ करके चलना पड़ेगा यहाँ पर। और वो यहाँ पर क्या होगा कि भुजाओं के स्क्वायर का मेरे भाई डबल डायगोनल के स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। भुजाओं के स्क्वायर का डबल डायगोनल के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, तब जाकर के चीजें आपको पक्का होंगी, तब जाकर के क्लैरिफाई आपको हो पाएगा। तो जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने हमने यहाँ बनाया, देखिए एक पैरेललोग्राम हमारे सामने एबीसीडी हमने यहाँ पर बना दी। अब ये एबीसीडी नाम के पैरेललोग्राम में हमने यहाँ पर क्या किया, तो एसी का मान हमने यहाँ पर कितना कर दिया, तो एसी का मान हमने 14 कर दिया। उसके बाद में बीडी का मान यहाँ पर देखो दूसरी वाली डायगोनल है, इसका मान हमने कितना कर दिया, 8 कर दिया। एबी का मान हमने 9 कर दिया भाई। तो हमसे कहा गया ये एडी का मान कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, x होगा। मैंने अभी क्या कहा मेरे भाई, तो अभी मैंने यहाँ पर ये कहा 2 गुना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस हमारा कितना x का स्क्वायर, और ये बराबर होगा किसके, तो दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के, यानी यहाँ पर 14 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 के स्क्वायर के। अब अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 2 गुना हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर 81 है, और प्लस ये हमारा x स्क्वायर है। और यहाँ पर देखोगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 14 का स्क्वायर जो हो गया वो 196 हो चुका है आपका, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 260 के करीब। कितना हो जाएगा, 260 के करीब में। तो यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो चुका है 260। 2 इसे काटेगा कितनी बार में, तो 130 बार में, और अगर 130 बार में काटेगा तो ये 81 जाकर के उधर माइनस होगा, और 81 जाकर के माइनस होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान लो 49 आपका निकल करके आना है। 130 में से 81 को घटा दीजिए, 49 है, आप दोनों तरफ रूट करिए तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें देखो, डेली जितना पढ़ोगे, डेली जितना रिवाइज करोगे, तुम्हारे लिए उतना ज्यादा फायदा है। मैंने इसीलिए कहा था कि मेरे पढ़ाने के साथ साथ फॉर्मूला बुक अपने पास में रखा करो। एक चीज मैंने यहाँ पर पढ़ाई, दूसरी चीज दूसरी तरफ आपने तुरंत वहां पर उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो चीजें जब साथ के साथ चलेंगी ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपको रिकॉल होगा, जिस चीज को आप जितनी बार पढ़ते हैं आपको उतना ज्यादा मेरे भाई रिकॉल हो पाता है, उतना ज्यादा फायदा होता है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, समझ लो फॉर्मूला बुक मेरी क्लास नोट्स है। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाया मैंने क्लास में, उसी को मैंने नोट्स के फॉर्म में तैयार करके कलर वाले फिगर से जो है पूरा प्रिपेयर करवा करके फॉर्मूला बुक में हमने छपवा दिया है। ठीक है, तो आप अगर साथ के साथ भी रिवाइज करना चाहते हो, मानो मैं पढ़ा रहा हूं और आपको नोट्स बनाने में ज्यादा जल्दीबाजी है, मत बनाओ नोट्स यार, सिर्फ मेरे पढ़ाने पर फोकस करो और फॉर्मूला बुक में हाईलाइट करो। यहां पढ़ा रहा हूं वहां हाईलाइट करो, यहां पढ़ा रहा हूं वहां हाईलाइट करो। कुछ चीजें अगर वहां नहीं दी गई है जो मैंने पढ़ाई है तो उसको वहां पर नोट करके बना लो। तो ज्योमेट्री की जो नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, मुझे नहीं लगता यहाँ पर फॉर्मूला बुक से बेहतर कुछ चीज होगी। वहां पर सीधा सीधा आपका वो नोट्स बन जाएगा, बाद में उसको अपने नोट्स के फॉर्मेट में उतारना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो काफी सारी आइडेंटिटी है, डेली बेसिस पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। हम तो पढ़ा ही रहे, हम तो बोलते ही हैं यहाँ पर कि देखो डेली जितना पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज कर लेना, लेकिन करना तो एट द एंड में आप ही को पड़ेगा। ठीक है, तो आसान हो जाएगी चीजें, हलवा हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएंगे, लेकिन तब जब आप उसको रिवाइज करेंगे। अब देखो कल की क्लास में जो आज रिवाइज करके नहीं आएगा उसको फिर इकट्ठा 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 एक बार में इतना पहाड़ बन जाएगा कि पूरी ज्योमेट्री उसको टफ लगेगी। मन में ये तो रहेगा यार सारी क्लासेस मैंने सर के लिए, फिर ज्योमेट्री आ क्यों नहीं रही, क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं किया। अब यहाँ पर ये जो मैंने साइड वाली आपको प्रॉपर्टी बताई है, मैं गारंटी कहता हूँ 4 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा ना, आपको नहीं पता होगा। और वही हाल होता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, वो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा रखी है लेकिन आपको वो रिकॉल नहीं होता, आपको वो प्रॉपर्टी उस समय याद नहीं आ रहा होता और आप छोड़ के चले आते हो। तो ये मत करना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करो बढ़िया तरीके से। खुद से नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं बना सकते फॉर्मूला बुक से रिवाइज करो, बट रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट वो है।
ठीक है, चलो तो मिलेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखना, बढ़िया से खुश रहना, मस्त रहना, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।